नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव भदौरिया और आज हम लोग पढ़ेंगे जेंगो बेस्ड वेब एप्लीकेशन जो कि सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित है और कक्षा 12 के लिए ये सीएस और आईपी दोनों में ही ये चैप्टर है। कंप्यूटर साइंस में भी है 15वां चैप्टर और आईपी में भी है ये 9वां चैप्टर। और जेंगो बेस्ड वेब एप्लीकेशन आज हम लोग बनाना सीखेंगे। इसका जो ये प्रेजेंटेशन आप जो देख रहे हैं वो हमारे इस ब्लॉग पर उपलब्ध है। आप इस ब्लॉग को ओपन करिए और वहाँ से आप इस प्रेजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके इंग्लिश वर्जन में थोड़े दिनों बाद अपलोड करेंगे हम लोग। और ये हमारा चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों को में भी इसमें को पहुँचाइए और हमारे इस ब्लॉग को भी आप दूसरों तक पहुँचाइए ताकि लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप लोग प्लीज़ इस ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क करें। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। जेंगो बेस्ड वेब एप्लीकेशन, जैसे हम लोग आजकल जानते हैं कि इंटरनेट का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और हमारे जीवन में किसी न किसी तरीके से बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है हमारे जीवन का। और इंटरनेट पर वेबसाइट्स का एक अपना अलग ही रोल है ना। इंटरनेट पर हम जो भी चीज़ देखते हैं वो वेबसाइट्स के थ्रू देखते हैं और इन वेबसाइट्स को तैयार करने के लिए ढेरों फ्रेमवर्क उपलब्ध हैं। पहले तो हम फ्रेमवर्क जानेंगे अभी अगली स्लाइड में क्या होता है। जेंगो उन्हीं फ्रेमवर्क में से एक है और फ्री है, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। और दूसरा, ये डायनेमिक वेबसाइट्स को पाइथन के साथ बनाने के लिए जेंगो फ्रेमवर्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग जेंगो फ्रेमवर्क के बारे में जानेंगे। जेंगो फ्रेमवर्क, इसमें डी साइलेंट होता है। कुछ लोग इसको डी जेंगो पढ़ते हैं, जबकि डी जेंगो नहीं है, ये जेंगो है, डी साइलेंट रहता है इसमें। तो सबसे पहले हम मतलब समझेंगे कि फ्रेमवर्क क्या चीज़ है। तो एक तरीके से कहा जाए कि वेब फ्रेमवर्क एक प्रकार का टूल है, सॉफ्टवेयर है और वेब डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है ना। वेब डेवलपमेंट के लिए जो जो सर्विसेज चाहिए, जो जो सुविधाएं चाहिए, वो सारी आपको प्रोवाइड करता है। और अगर अलग शब्दों में कहें तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जो वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस को बनाने में और उन्हें रन करने का जो रास्ता है वो प्रोवाइड करता है। उसके लिए जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करता है और ये 4 चीज़ें आपको देता है जिससे आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। URL मैपिंग, डेटाबेस मैनिपुलेशन, टेम्पलेटिंग और सिक्योरिटी मेजर्स, ये 4 चीज़ें ये प्रोवाइड करता है। और भी फ्रेमवर्क हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे जेंट, फ्लास्क, रूबी, पर्ल एक्सेट्रा। तो उनमें से हम लोग एक पढ़ रहे हैं यहाँ पर, इस चैप्टर में पढ़ेंगे जेंगो। तो एक फ्रेमवर्क, ये कह लीजिए कि एक वेब फ्रेमवर्क आपका बहुत सारा काम तो ये खुद ही कर देता है। आपको बहुत कम काम करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें ये खुद ही सेट कर देता है और आपके लिए उनको यूटिलाइज भी करता है। जबकि लाइब्रेरी का फंक्शन जो है एक प्रकार से पहले से लिखा हुआ कोड होता है और जिसे आप अपने एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इसमें लाइब्रेरी भी अवेलेबल है जिसके फंक्शंस को आप अपने कोड में प्रयोग कर सकते हैं जेंगो की लाइब्रेरी से। अब जेंगो, इसको हम लोग उच्चारण जो करते हैं, प्रोनाउंशिएट करते हैं, वो जेंगो करते हैं। इसमें डी साइलेंट रहता है और हाई लेवल पाइथन फ्रेमवर्क है और वेबसाइट के डेवलपमेंट को ये बहुत स्पीड प्रोवाइड करता है और सिंपल और क्लीन डिज़ाइन बनाने में ये बहुत हेल्पफुल है। फ्री और ओपन सोर्स भी है। साथ ही साथ वेब डेवलपमेंट के लिए हमें पहले से बने कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है और ये हमारे टास्क को रिपीट करने से बचाता है, मतलब रिपीटिशन से हमको बचाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है रीयूजेबिलिटी। आप एक बार बना लीजिए कोई मॉड्यूल या कुछ भी, उसको आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। जेंगो एक प्रकार से जेंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का ट्रेडमार्क है और ये ब्रेकले सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है, जिसके बारे में हम लोग 11th में पढ़ ही चुके हैं कि क्या है हमारा सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रेकले सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। जेंगो के जो एडवांटेजेस हैं उसमें से सबसे पहला है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग सपोर्ट, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और NoSQL डेटाबेस को सपोर्ट करता है ये। जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं SQL डेटाबेस, वैसे ही अब आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है NoSQL डेटाबेस, जिसका एग्जांपल है SQLite और आपका MongoDB। ये सभी NoSQL डेटाबेसेस हैं, इनको ये सपोर्ट करता है। कई भाषाओं का सपोर्ट है जेंगो के पास। फ्रेमवर्क का सपोर्ट करता है। एडमिनिस्ट्रेशन है इसका जो GUI बेस्ड है और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को ये सपोर्ट करता है। लूजली कपल्ड है और लेस कोडिंग, मतलब इसमें बहुत कम कोडिंग के साथ हमको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल जाता है। और डोंट रिपीट योर सेल्फ ड्राई, मतलब इसमें हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको हमें रिपीट नहीं करना पड़ता, हम उसी को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। और स्केलेबल है, हम इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं।
और सबसे बड़ी बात ये सिक्योर्ड है। तो जेंगो पे बनाए जो एप्लीकेशन हम लोग बनाते हैं उनमें ये सारे एडवांटेजेस हमको मिलते हैं। वेबसाइट कैसे काम करती है इसके लिए हम सभी थोड़े बहुत तो परिचित हैं कि वेबसाइट हमारा जो है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे काम करता है। हम जो ब्राउज़र अपने सिस्टम पे ओपन करते हैं वो हमारा क्लाइंट प्रोग्राम कहलाता है ना। जो हमने क्रोम खोलते हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलते हैं या फायरफॉक्स खोलते हैं तो ये हमारा क्लाइंट प्रोग्राम है। और वो वेब सर्वर जो इनके साथ इंटरेक्शन करता है, वो सर्वर की तरह काम करता है, वो हमारे सर्वर कहलाते हैं, वेब सर्वर कहलाते हैं। क्लाइंट ज़्यादातर क्या होता है HTTP प्रोटोकॉल पर काम करते हैं, इसलिए क्लाइंट एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर उन रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स देते हैं, वह भी HTTP रिस्पॉन्स के रूप में आपको रिस्पॉन्स देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं HTTP गेट रिक्वेस्ट। तो जब भी आप कोई URL टाइप करते हो अपने वेब पेज पे मतलब ब्राउज़र पे, तो आपका जो ब्राउज़र है वो एक गेट रिक्वेस्ट बनाता है जिसे हम लोग URL कहते हैं। उस गेट रिक्वेस्ट को ये भेजता है सर्वर के पास। सर्वर उस गेट रिक्वेस्ट को रिसीव करता है और फिर भेजे गए URL का जो HTML कोड है, मतलब मान लीजिए मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ, मान लीजिए आपने खोला facebook.com, तो आपने जो ऊपर लिखा http://facebook.com, तो ये एक प्रकार से URL बनता है जिसमें गेट रिक्वेस्ट छिपी होती है। उस गेट रिक्वेस्ट को हम उसका सर्वर जो फेसबुक का सर्वर है वो उसको रिसीव करके उसके लिए जो HTML कोड है जो हमें वेब ब्राउज़र पे दिखना है उसको ये वापस वहाँ से सेंड करता है, जिसे कहते हैं हम लोग रिस्पॉन्स। अगर HTML अवेलेबल है तो आपको वेब पेज डिस्प्ले हो जाता है। अगर HTML उपलब्ध नहीं है तो एरर कोड आता है 404 दैट योर रिक्वेस्ट इज नॉट फाउंड। क्लियर है? अर्थात HTTP गेट रिक्वेस्ट एक प्रकार से URL के द्वारा सर्वर से इंफॉर्मेशन मांगने का एक जरिया होता है। ऐसे ही HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, जब भी वेब क्लाइंट को किसी भी डेटा को सर्वर पे भेजना होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, आपने एक फॉर्म भरा जिसमें आप अपना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, नाम, पता सब कुछ डालते हैं और फिर जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो आपका ये सारा डेटा एक आपके क्लाइंट से निकल के सर्वर तक जाता है। तो वेब क्लाइंट से जब किसी भी डेटा को आप सर्वर पर भेजना हो, है ना, तो उस समय सर्वर पर उपस्थित डेटाबेस में स्टोर भी करवाना चाहते हैं तो डेटा को सर्वर के पास पोस्ट रिक्वेस्ट के द्वारा भेजा जाता है। देखिए, एक गेट रिक्वेस्ट हो गई, एक पोस्ट रिक्वेस्ट हो गई। गेट रिक्वेस्ट में क्या कि आपने URL टाइप किया, आपको उधर से HTML मिल गया, स्टैटिक पेज मिल गया, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने उस वेब पेज से कुछ भी आप डेटा फिलअप करके उसको सर्वर पे स्टोर करना चाह रहे हैं तो इसके लिए फिर आपको पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है। तो ये दो तरीके की रिक्वेस्ट हो गई, गेट रिक्वेस्ट और एक पोस्ट रिक्वेस्ट। तो इस पोस्ट रिक्वेस्ट की HTTP रिस्पॉन्स में या तो कोई एरर कोड भेजा जाएगा या सक्सेस कोड भेजा जाएगा। मतलब अगर आपका जो पोस्ट रिक्वेस्ट में जो डेटा जा रहा है अगर वो सही से पहुंच गया, स्टोर हो गया, तब तो आपका सक्सेस कोड आ जाएगा, अदरवाइज कोई ना कोई एरर कोड वहाँ से भेजा जाएगा सर्वर के द्वारा। तो एक प्रकार से देखा जाए कि HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट एक जरिया है डेटा को क्लाइंट से सर्वर के डेटाबेस तक भेजने का। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कैसे गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट आपकी काम करती है। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जेंगो कैसे काम करता है। जेंगो हमारा MVT कह लीजिए, MTV कह लीजिए, आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। मतलब मॉडल व्यू टेम्पलेट या मॉडल टेम्पलेट व्यू, इस आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है। मतलब इसमें मॉडल्स होते हैं, टेम्पलेट होता है और व्यू होता है। क्लियर है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सिस्टम में क्या होता है कि जेंगो के पास ऐसे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं जिनके द्वारा हम वेब रिक्वेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं और उनको रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। फिर जेंगो वेब रिक्वेस्ट जेंगो एप्लीकेशंस में URLs के माध्यम से प्रवेश करती हैं। मतलब जो हमारा रिक्वेस्ट है वेब रिक्वेस्ट, वो जेंगो एप्लीकेशंस में URL के माध्यम से प्रवेश करती हैं और रिक्वेस्ट को व्यूज़ के द्वारा प्रोसेस किया जाता है। मतलब इसमें देखिए URLs होगा, कहीं ना कहीं व्यूज़ होगा। ये हम अभी आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम URLs पे काम करते हैं, व्यूज़ पे काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद वेब रिस्पॉन्स रिटर्न होता है। तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि जब हम जेंगो सर्वर पे काम करेंगे तो हमको तीन चीज़ें तो कंपलसरी सेट करनी ही है, URLs, व्यूज़ और सेटिंग। इन सब की .py फाइल होती है जो हम अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में सीखेंगे। आप बस इस वीडियो पे बने रहिए। अभी हम लोग बहुत आसानी से जेंगो सर्वर को इंस्टॉल करना और उसके थ्रू एक वेब पेज को बनाना सीखेंगे। जेंगो को इंस्टॉल कैसे किया जाए? तो जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए डॉस प्रॉम्प्ट पर आपको एक कमांड चलाना होता है, पिप इंस्टॉल जेंगो। पिप इंस्टॉल जेंगो, ये देखिए इस तरीके से आप फायर करेंगे और नेट से कनेक्शन होना चाहिए। नेट से कनेक्शन नहीं है तो फिर ये इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है।
अगर जेंगो इंस्टॉल हो जाए, देखिए जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो जेंगो इंस्टॉल होने की आपको निर्देश मिलने लग जाएंगे और वो चलने लग जाएगा, जेंगो इंस्टॉल होने लग जाएगा। थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाएगा जेंगो इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। अगर इन केस आपके पास जेंगो पहले से है तो यहाँ पर आ जाता है योर रिक्वेस्ट इज सेटिस्फाइड ऑलरेडी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जेंगो को इंस्टॉल करते हैं। इसमें कोई हार्ड और मीन्स कॉम्प्लिकेटेड कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। सिंपली आपको पिप कमांड चलाना है जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि पिप हमारा जिस पाथ पे सेट होगा वहीं से चलेगा। यानी आपका पिप कमांड अगर आपने पाथ सेट कर रखा है तो यहीं से चल जाएगा, जैसे मेरे सिस्टम में चल गया है। और अगर नहीं चल रहा है तो फिर आप पाइथन को खोजिए कि आपका पाइथन का फोल्डर कहाँ उपस्थित है। उसमें एक स्क्रिप्ट नाम से फोल्डर होता है, वहाँ पर आपको ये पिप कमांड चलाना होगा। ठीक है, तो जेंगो को आप इंस्टॉल करके देखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, CMD खोलना है। CMD में यहाँ पर मैं चलाऊँगा पिप इंस्टॉल जेंगो। देखिए मेरे में चूंकि जेंगो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो इसके आगे नहीं बढ़ा। अब अगर मान लीजिए मेरा पिप इंस्टॉल पिप यहाँ पर इस जगह नहीं होता तो दूसरी तरीके की मैसेज आती है। उसके लिए फिर मैं यहाँ पर अपने उस लोकेशन पे जाता CD करके जहाँ पर मेरा पाइथन इंस्टॉल्ड है, फिर वहाँ पर मैं पिप इंस्टॉल कमांड चलाता। ठीक है, तो उसके आगे बढ़ते हैं। जेंगो में प्रोजेक्ट और ऐप दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हैं, एक तो प्रोजेक्ट और एक ऐप। एक प्रोजेक्ट क्या होता है कि पूरे एप्लीकेशन को रिफर करता है, और जबकि एक ऐप क्या है, प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा या सब मॉड्यूल कह सकते हैं हम लोग। तो ऐप इज़ द सबसेट ऑफ प्रोजेक्ट। तो हमें दोनों ही चीज़ें बनानी है। जब भी हम कोई वेब पेज बनाएंगे तो हमको दोनों ही चीज़ें बनानी है। पहले तो प्रोजेक्ट बनाना है, फिर उसके बाद ऐप बनाना है। बिना प्रोजेक्ट स्टार्ट किए आपका ऐप नहीं बनेगा, और बिना ऐप बनाए आपका वेब पेज नहीं बनेगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको स्कूल के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके आप सब मॉड्यूल या ऐप के रूप में स्टूडेंट ले सकते हैं, टीचर्स ले सकते हैं, एग्जाम ले सकते हैं, फी ले सकते हैं। ये सब आपके वेब पेजेस होंगे। ठीक है ना, इनको हम सब मॉड्यूल भी कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जेंगो में प्रोजेक्ट और ऐप बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, जेंगो पर प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपको एक अपनी किसी लोकेशन पे जहाँ पर आप चाहते हैं, आपके पास अगर 4 पार्टीशन है, चारों पार्टीशन में से किसी एक पर्टिकुलर पार्टीशन पे आप रखना चाह रहे हैं अपना ये प्रोजेक्ट, तो उधर पे जाके आप एक अपना फोल्डर बना लीजिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है कि ई ड्राइव में अपना एक फोल्डर बनाया है मैंने, जेंगो वर्क। अब मैं अपने जितने भी एप्लीकेशंस बनाऊंगा, जितने भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा, इसी जेंगो वर्क के अंदर बनाऊंगा, इसी जेंगो वर्क के अंदर। ठीक है, और इसके बाद CMD की सहायता से मैं इस फोल्डर में डॉस मोड में एंटर कर जाऊंगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि मेरे पास ये जेंगो वर्क बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। नहीं बना है तो मैं बना लूँगा। देखिए यहाँ पर गया, ई ड्राइव में गया, तो यहाँ पर मेरा जेंगो वर्क बना हुआ है। ठीक है, ये खाली है, इसमें अभी कुछ नहीं है। मैंने ये स्लाइड बनाने के बाद इसको खाली कर दिया था। मैं आपको एकदम शुरू से बताऊँगा, चाहो तो आप इसको भी डिलीट करवा के मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना, मेरे ई ड्राइव पे एक नया फोल्डर बनाना है जिसका मैं नाम रख लूँगा कुछ भी। आप अपना कुछ भी नाम ले लीजिए। मैंने अपना नाम जेंगो वर्क नाम से दे के रखा हुआ है, तो मैंने जेंगो वर्क ले लिया। ठीक है, अब मैं CMD से इस जगह पर जाऊँगा, तो मैंने CMD खोला। ठीक है, CD किया। उसके बाद मैं ई ड्राइव पे आ गया। डायरेक्ट भी आ सकते थे ई ड्राइव से, कोई दिक्कत नहीं है। CD और जेंगो वर्क नाम से जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर मैं प्रवेश कर गया। यहाँ देखूंगा अभी कुछ भी नहीं है अवेलेबल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से एक्सपेंड कर लेता हूँ। हाँ, ये देखिए, ये मेरा जेंगो वर्क के अंदर में घुस गया। अब मेरा चूँकि पाइथन जेंगो इंस्टॉल्ड है, तो अब मैं जेंगो पे काम करना शुरू करूँगा। तो उसके लिए हम आगे बढ़ते कि जेंगो पे काम करना कैसे शुरू करें। तो सबसे पहला स्टेप आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहला स्टेप, हम लोग कोई एक ऐसा फोल्डर बना लेंगे जहाँ पर हमारे जेंगो के सारे एप्लीकेशंस जाएंगे। तो हमने वो बना लिया जेंगो वर्क। अब मेरे सारे प्रोजेक्ट इसी जेंगो वर्क के अंदर काम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहला काम करेंगे उस फोल्डर के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप जेंगो वर्क, देखिए यहाँ पर जेंगो वर्क के अंदर आपको एक कमांड चलाना है, जेंगो -admin स्टार्ट प्रोजेक्ट क्लास 12। मैंने क्लास 12 नाम से एक प्रोजेक्ट अपना बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं। कैसे लिखना है, जेंगो डैश बिना किसी गैप के एडमिन और स्टार्ट प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम मैं रखना चाहूँगा क्लास 12। ठीक है, मैं बस एक सामने यहाँ पर ये ले आ देता हूँ, जेंगो वर्क खोल के रख लेता हूँ और इसके सामने ये। तो देखिए,
जैसे ही मैं जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट क्लास 12 पे एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए क्लास 12 नाम से अपने आप एक फोल्डर बन जाएगा। बहुत गौर से देखिएगा, अपने आप एक फोल्डर बन जाएगा, मुझे उस फोल्डर को बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट प्रोजेक्ट अपने आप इस नाम से एक फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर अपने अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएगा, वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए मेरा एक प्रोजेक्ट बन गया और यहाँ क्या आ गया, क्लास 12 नाम से अपने आप एक फोल्डर बन के आ गया। अब इसके अंदर आप जाकर देखें तो एक और क्लास 12 नाम से इसी के अंदर एक फोल्डर है। तो जेंगो वर्क के अंदर जो क्लास 12 फोल्डर है दिस इज आउटर फोल्डर, और ये वाला जो फोल्डर दिस इज इनर फोल्डर। तो अब मैं आउटर फोल्डर की बात करूं तो प्रोजेक्ट, और इनर फोल्डर की बात करूं तो प्रोजेक्ट के अंदर उसी नाम से जो एक और फोल्डर बना है, तो दिस इज माई इनर फोल्डर। इसके साथ एक manage.py नाम से फाइल बन जाती है जो हमारे अभी आगे काम आने वाली है सर्वर को रन करने में। तो अब मैं इनर फोल्डर के अंदर देखूं तो मेरे पास देखिए एक init नाम से एक .py नाम से फाइल बनी, एक settings.py नाम से फाइल है, एक urls.py नाम से फाइल है, और एक wsgi नाम से py फाइल है। और ये सारी फाइल्स किसने बनाई हैं, जो हमने ये कमांड चलाया था अभी, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट क्लास 12। तो इसने अपना एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद अब मैं जाऊंगा इस क्लास 12 के अंदर, मतलब जो इनर फोल्डर है इसके अंदर जाऊंगा, है ना। ये देखिए, तो यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी पीछे की स्लाइड में दिखा रहा था, ये वही सारी चीज़ें जहाँ पर हमें अभी सेटिंग करनी है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक बार चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो जेंगो सर्वर है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए मैं करूँगा manage.py, ये जो py फाइल थी ना आपकी यहाँ पर, ये वाली, इसके थ्रू मैं ये कमांड चला रहा हूँ। देखिए ये कमांड मुझे वहीं चलाना है अपने जेंगो वर्क के अंदर। सॉरी, इसके पहले हमको क्लास 12 में जाना पड़ेगा, cd क्लास 12। ये अब यहाँ पर मैं dir करके देखूँगा तो यहाँ पर मुझे एक manage.py नाम से फाइल मिलेगी। यहाँ पर मैं अपना सर्वर रन करके देखूँगा, manage.py रन सर्वर। देखिए सर्वर यहाँ से रन हो जाएगा, आपको दिखने लग जाएगा। ये देखिए सर्वर रन हो गया। अब सर्वर को मैं बंद नहीं करूँगा। यहाँ पर एक गौर करिए, आपको एक URL दिया हुआ है http://127.0.0.1:8000। 8000 ये इसका पोर्ट नंबर है। तो अब मैं इस URL को यहाँ लिख देता हूँ 127.0.0.1 और :8000। इसको जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये पेज आपको दिख गया। इसका मतलब मेरा सर्वर सही से काम कर रहा है, आपका जेंगो सर्वर सही से इंस्टॉल हो गया। ये देखिए इस URL के टाइप करने से सही एक डिफ़ॉल्ट पेज जो जेंगो प्रोवाइड करता है वो आपका दिख रहा है यहाँ पर, द इंस्टॉल्ड वर्कड सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जेंगो सही से काम कर रहा है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि इस पर किस तरीके से ऐप बनाएं और किस तरीके से हमारे वेब पेजेस बनाएं। तो यहाँ पर आते हैं। देखिए ये मैं अभी आपको पूरा समझा गया वीडियो दिखाकर। तो ये वही स्लाइड बनी हुई है ना, कि इसके अंदर एक और फोल्डर बना क्लास 12 का manage.py। तो यही वो पूरा वही स्लाइड है जो मैं आपको बता गया अभी। क्लास 12 के अंदर देखिए, क्लास 12 के अंदर इतनी फाइल्स आपकी बनी, ये एक हायरार्की बन जाती है जिसको मैं अभी आपको डिस्प्ले करता आ रहा हूँ। यहाँ पर मैंने उस स्लाइड को लिख कर दे दिया है, आप लोग इससे नोट कर सकते हैं कि ये वाली फाइल्स हमको वहाँ पर मिलती हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जेंगो सर्वर को रन कैसे करते हैं ये भी मैंने अभी आपको करके बता दिया। manage.py रन सर्वर करके देखते हैं, इस तरीके से आ जाता है। ये भी मैं आपको अभी जस्ट करके दिखाया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। जब आप URL मिला और आपने उस URL को यहाँ टाइप करके एंटर कर दिया तो देखिए वेब ब्राउज़र पर आपको इस तरीके से ये जेंगो सर्वर रन होता हुआ आपको दिख रहा है, और ये वेब पेज आपको डिस्प्ले हो रहा है, डिफ़ॉल्ट वेब पेज। तो यहाँ तक का काम तो हम लोग अभी प्रैक्टिकली करके देख ही चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाते हैं जेंगो में ऐप, क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट ऐसे काम नहीं करेगा। प्रोजेक्ट के अंदर जब हम ऐप बनाएंगे तो ऐप एक्चुअली काम करेगी। तो अब ऐप कैसे बनाएं, उसके लिए आपको इस पाथ पे जाना पड़ेगा, जेंगो वर्क क्लास 12, जहाँ पर मेरा ये आउटर फोल्डर था। आउटर फोल्डर के अंदर मैं manage.py करके स्टार्ट ऐप और स्टूडेंट बनाता हूँ। ठीक है, तो मैंने आप गौर करिएगा, मैंने क्लास 12 बनाई। क्लास 12 के अंदर ये फाइल्स बनी। इसके अंदर मैं एक ऐप स्टार्ट करूँगा स्टूडेंट, इस तरीके से। तो एक और फोल्डर बन जाएगा आपका, आउटर फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बन जाएगा स्टूडेंट, जिसके अंदर ये फाइल्स होंगी। माइग्रेशन नाम से फोल्डर होगा, ये init.py नाम से फाइल होगी, admin.py होगी, hats.py होगी, models.py होगी, test.py होगी और views.py होगी। इतनी फाइल्स बन जाएंगी।
तो एक नई हायरार्की आपकी उसमें और जुड़ जाएगी। तो आइए इसको करके देखते हैं। क्या करना है हमको, यहाँ से पहले मैं इसको कंट्रोल सी करके बंद कर देता हूँ, है ना। मैंने सर्वर को बंद कर दिया, अभी जो मेरा रन सर्वर हो रहा था उसको मैंने बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा, क्या लिखूँगा, स्टार्ट ऐप। तो manage.py स्टार्ट ऐप और स्टूडेंट, ठीक है। इसको एंटर करने से पहले मैं उस लोकेशन को खोल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए क्लास 12 है ना, manage.py, इसके बगल में ही आपका एक स्टूडेंट नाम से फोल्डर बन जाएगा। इसको जैसे ही मैं एंटर करूँगा, देखिएगा ऐसे मैंने एंटर किया तो देखिए एक स्टूडेंट नाम से अपने आप एक फोल्डर बन गया। अब ये आपकी ऐप बन रही है, ये क्या बन रही है, ऐप, और ये क्या था, प्रोजेक्ट। तो अब देखते हैं इस स्टूडेंट में क्या क्या है। देखो स्टूडेंट में एक माइग्रेशन नाम से फोल्डर बताया था आपको, और ये इतनी सारी py फाइल्स बताई थी। तो अब हमको इनमें से कुछ चुनिंदा py फाइल्स पे काम करना है ताकि हमारा वेब पेज बन सके। यहाँ तक का काम हमने करके देख लिया। जैसे ही हमने स्टूडेंट को क्रिएट किया तो एक अलग से हायरार्की इसमें जुड़ गई इसके आउटर फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है कि हमने जो ऐप बनाया है और हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो दोनों अलग अलग हैं। अभी प्रोजेक्ट को नहीं पता है कि मेरे पास स्टूडेंट नाम से कोई ऐप भी है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, अपने उस स्टूडेंट ऐप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा क्लास 12 के फोल्डर में। तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो इनर फोल्डर है आपका क्लास 12, उसके अंदर एक settings.py नाम से फाइल है। ये settings.py नाम से फाइल है, उसमें हम कुछ एडिटिंग करेंगे। और क्या एडिटिंग करेंगे, इस settings.py फाइल के अंदर हम इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाएंगे, उसमें एक लिस्ट दी हुई है, उसमें बस अपने खाली ऐप को इस तरीके से एंट्री कर देंगे बस, और सेव कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि जो स्टूडेंट ऐप था वो मेरे उस प्रोजेक्ट में रजिस्टर्ड हो गया। तो क्या करना है, settings.py में जाना है और वहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप में स्टूडेंट को ऐड कर देना है। चलिए चलते हैं। ये क्लास 12, इसके अंदर जो इनर फोल्डर आपका क्लास 12 था, यहाँ पर एक settings.py है, इसको मैं एडिट विद आइडियल ही करूँगा। और इसमें एक इंस्टॉल्ड ऐप नाम से ये देखो जगह आ गई ना, यहाँ पर मैं जाऊँगा और एक स्टूडेंट नाम से ऐप इसमें ऐड कर दूँगा। इस तरीके से सेव कर दिया मैंने इसको, क्या कर दिया, सेव कर दिया इसको। इसको बंद नहीं करता हूँ, ऐसे ही खोल लेता हूँ क्योंकि अब इसमें और सेटिंग भी करनी है, ठीक है। तो इतना काम हो गया। एक एक स्टेप आप लोग नोट करते जाइएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोजेक्ट में अपने ऐप को रजिस्टर्ड किया। किस तरीके से, settings.py में गए, वहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप में जाके अपना उस फोल्डर का नाम लिख दिया जो हमारा ऐप है। अब हम टेम्पलेट बनाएंगे जिसमें हमारा एक कह लीजिए पूरा का पूरा टेम्पलेट के अंदर HTML फाइल्स रहती हैं। और चूंकि ये मॉडल व्यूज़ और टेम्पलेट के ढांचे पे काम करता है, इसलिए आउटर फोल्डर में एक फोल्डर बनाते हैं हम लोग, जिसे हम लोग कुछ नाम दे देंगे। तो जनरली नाम ऐसा देते हैं जो थोड़ा मीनिंगफुल हो, तो हम इसका नाम ही टेम्पलेट दे देंगे, ठीक है। और उस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर हम लोग वो HTML फाइल्स बनाएंगे जिनको हमें शो करवाना है। तो चलिए एक टेम्पलेट फोल्डर बनाते हैं। आउटर क्लास में यहाँ पर एक हम न्यू फोल्डर बना देते हैं टेम्पलेट नाम से, ठीक है। इस टेम्पलेट नाम के अंदर अब हम एक नोटपैड की फाइल खोलते हैं। यहाँ पर एक HTML कोड लिखते हैं। HTML कोड तो सबको पता ही है क्या होता है। इस तरीके से हेड सेक्शन बनाया, फिर एक टाइटल लिखते हैं। और टाइटल में दे देते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। सिर्फ फर्स्ट पेज लिख देते हैं, है ना। और फिर इसके अंदर एक बॉडी टैग बनाते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं हेलो फ्रेंड्स। एक ब्रेक लगा देते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। दिस इज माई फर्स्ट जेंगो पेज, ठीक है। और इस तरीके से लिखते हैं। और फिर एक H1 ले लेते हैं। H1 थोड़ी बड़ी हेडिंग हो जाएगी, इसमें लिखते हैं एक अपना ही नाम दे देता हूँ,
ताकि एक ये दिखाई दे कि मैंने क्या क्या इसमें लिखा हुआ था। H1 टैग को क्लोज किया और उसको मैंने सेव किया। सेव करूँगा मैं किस जगह पे? टेम्पलेट में। सेव किस जगह करूँगा मैं? क्लास 12th में टेम्पलेट में। और इसका नाम रख देता हूँ मैं, कुछ भी रख लेते हैं हम लोग, चलिए हेलो या फर्स्ट रख लेते हैं, फर्स्ट पेज डॉट HTML, और इसको ऑल फाइल्स करके फिर हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। सेव किया तो ये देखिए हमारी ये HTML फाइल यहाँ पर बन गई। ठीक है, फर्स्ट पेज नाम से। तो हमने सबसे पहले सेटिंग में, हाँ अब एक चीज़ और करना है कि जो मेरी सेटिंग्स वाली फाइल थी ना, ये settings डॉट HTML, इसमें एक जगह टेम्पलेट्स करके आया होगा। तो यहाँ पर हमको इस dirs में वो लोकेशन दे देनी है जहाँ पर हमारा टेम्पलेट सेव है। तो मैंने यहाँ पर टेम्पलेट दे दिया। ठीक है, हाँ टेम्पलेट को चूँकि वो एक वैल्यू के रूप में है तो इसके लिस्ट में हमें इस तरीके से सिंगल कोट में देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। चूँकि टेम्पलेट मेरा उसी फोल्डर में, इसलिए टेम्पलेट लिखने से काम चल जाएगा। अगर आपका ये टेम्पलेट किसी और फोल्डर में है तो यहाँ पर इस जगह पर हमें पाथ देना पड़ेगा, इस जगह पर पाथ देना पड़ेगा पूरा ड्राइव से लेकर वहाँ तक का। क्लियर है? और इसको हम बाद हम इसको सेव कर देते हैं। हमारी सेटिंग्स वाली फाइल का काम कंप्लीट हो गया। इसको भी मैं नीचे ले लेता हूँ। ठीक है, टेम्पलेट की सेटिंग हो गई आपकी, और टेम्पलेट के अंदर आपका HTML फाइल भी बन गई। देखिए जो मैंने ये HTML फाइल इस तरीके से बनाई थी ना, वो HTML फाइल भी बना ली और उसको मैंने सेव करके रख दिया हुआ है। तो यहाँ तक का काम हम लोग कर गए। अब हमें अपने views.py फाइल को खोलना है। views.py फाइल जिसमें हम अपने सारे लॉजिक लिखते हैं, और HTML पेजेस में दिखाने के लिए जो फंक्शंस हैं वो हम इसी views.py फाइल में लिखेंगे। इस फाइल में हम वो सारे फंक्शंस रखते हैं जिन्हें हमें उस पेज पर एग्जीक्यूट करवाना होता है। व्यूज एक पेज को रेंडर करने का काम करता है। रेंडर आप लोग समझते हैं, जैसे ये रावण दहन में जब रावण का पुतला बनाया था तो पहले उसका खांचा बनाते हैं, बांस और खपच्चियों से उसका पहले ढांचा बनाते हैं। फिर जब ढांचे के ऊपर हम लोग पुताई करके, लिपाई करके और पूरा उसको मूर्त रूप दे देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेंडर करना। तो ऐसे ही वेब पेज को भी रेंडर किया जाता है व्यूज़ के द्वारा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट फोल्डर में जाकर views.py फाइल को खोलेंगे आइडियली में, और वहाँ पर व्यू क्रिएट करेंगे, मतलब एक फंक्शन बनाएंगे, और HTML फाइल को वहाँ से हम रेंडर करके रिटर्न करेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से व्यूज़ में आपको ये कोड ऐड करना है, ये वाला कोड। ठीक है, तो हम अब व्यूज़ वाले में चलते हैं। जेंगो वर्क यहाँ पर गए और इसमें स्टूडेंट के अंदर गए, यहाँ पर आपको व्यूज़ नाम से ये फाइल मिलेगी। इसको आपने आइडियली में खोला तो इसमें क्या करना है, इस जगह पर जाकर एक डेफिनेशन करके आपको एक फंक्शन लिखना है। फंक्शन में आपने लिखा माई फर्स्ट पेज, जो भी आपको फंक्शन का नाम देना चाहिए, आपने माई फर्स्ट पेज दे दिया। इसमें एक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, ये कोई भी नाम हो सकता है। तो रिक्वेस्ट नाम यहाँ पर इसलिए दे दिया ताकि इससे कुछ सेंस बन रहा है कि हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे और रिक्वेस्ट हमारी रिस्पॉन्ड होकर आएगी, तो हम रिक्वेस्ट करके रख ले रहे हैं। आप चाहें इसमें कुछ भी रख लीजिए, आप अपना नाम रख लीजिए। ठीक है, एक पैरामीटर इसमें कंपलसरी है, भले इसमें हम कुछ भी पास ना करें। ठीक है, उसके बाद ये रिटर्न करेगा रेंडर फंक्शन को रिटर्न करेगा ये। अब रेंडर में हमें एक कंपलसरी पैरामीटर जो होता है वो हम देंगे ही देंगे, जो ऊपर रिक्वेस्ट दे रखा है वो नीचे भी देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेज डॉट HTML, जो हमारा HTML का नाम पेज था, उसको हमको यहाँ पर देना है, जिसको ये माई फर्स्ट पेज फंक्शन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम दे लेते हैं, क्या नाम था हमारा इस फाइल का, ये देख लीजिए, इस फाइल का नाम था हमारा फर्स्ट पेज डॉट HTML। तो यहाँ पर हम देंगे ये फर्स्ट पेज डॉट HTML, हमने यहाँ पर इसको पास कर दिया, सेव कर दिया। ये हमारा व्यू तैयार हो गया। अब मैं व्यू को नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, तो आपको इतना काम तो समझ में आ गया, हमने व्यू तैयार कर लिया। व्यू के बाद अब हमको URLs में एंट्री करनी है, जहाँ से URL के थ्रू हमारा जो जाता है, रिक्वेस्ट जाती है, उसमें हम लोग वो नाम देंगे जो हमको URL में पास करना पड़ता है ना। तो यहाँ पर ये दो एंट्री पास करनी है आपको, एक ये फ्रॉम स्टूडेंट इम्पोर्ट व्यूज़, क्योंकि हम स्टूडेंट में से व्यूज़ नाम की PY फाइल को इंपोर्ट करेंगे तभी तो हम इसका फंक्शन यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पर माई फर्स्ट पेज नाम से फंक्शन जो बनाया था व्यूज़ में, वो यहाँ पर कॉल कर रहे हैं ना, तो इसी वजह से कॉल कर पा रहे हैं क्योंकि हमने उसको इंपोर्ट कर रखा हुआ है व्यूज़ को यहाँ पर। तो एक तो ये एंट्री करनी है, दूसरी एंट्री हमको पाथ में जाके कौन सा पेज खोलना है, तो अभी हमने वही तो पेज बनाया है, फर्स्ट पेज। जो नाम आपको URL में भेजना है वो यहाँ लिखते हैं, और जिस फंक्शन को आपको व्यूज़ से कॉल करना है वो यहाँ लिखते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमको जाना है इस जगह पर
और यहाँ पर क्लास 12th में जाकर ये देखिए यहाँ पर URLs नाम से एक और आपकी फ़ाइल है। ये 3 फाइल में हमको चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रॉम स्टूडेंट इंपोर्ट व्यूज, ये इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद अब हम यहाँ पर जाकर एक पाथ ऐड करेंगे जिस पाथ पे हमको, ठीक है। अब हमारा इसका नाम क्या है फंक्शन का, ये देख लेते हैं। हमारा व्यूज़ में फंक्शन का नाम है माई फर्स्ट पेज, ठीक है। इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है, लेकिन जो मुझे ब्राउज़र पे इसके साथ में भेजना है स्लैश करके, जैसे स्लैश करके हम भेजते हैं ना, स्लैश करके जो नाम भेजना है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए आप अपने व्यूज़ में जाइए, यहाँ पर हमने जो नाम हमको भेजना है वो नाम मैं दे देता हूँ, मान लो फर्स्ट नाम से ही दे देते हैं बस, ठीक है, कॉमा और व्यूज़ डॉट, और यहाँ से हम कॉल करेंगे, देख लीजिए फंक्शन का नाम क्या दिया था, माई फर्स्ट पेज, माई फर्स्ट पेज। इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, बस हो गया। इसको सेव कर देंगे। तो देखिए ये दोनों एंट्रीज हो गई। अब मुझे कुछ करना है, एक सर्वर रन करना है दोबारा से। यहाँ पर देखिए manage.py, manage.py रन सर्वर, ये रन सर्वर कर दिया मैंने। जैसे ही सर्वर रन हो जाएगा उसके बाद हमारा वेब पेज चालू हो जाएगा। ये देखिए सर्वर रन हो गया आपका। अब आपको यहाँ पर पेज के साथ क्या लिखना है, देखिए मैंने URLs में जो भेजा था, URLs में क्या भेजा था, मुझे पेज के साथ लिखना होगा फर्स्ट, दिस इज माई URLs पेज नेम। तो ये फर्स्ट को मैं यहाँ पर लिख दूंगा स्लैश करके, ठीक है। इसको जैसे ही मैं एंटर करता हूँ ये देखिए लिखा आ गया, जो मैंने अपने HTML में लिखा था वो HTML में यहाँ पर आ गया। तो इसको एक बार फिर से देखिए रिपीट कर लेते हैं, है ना। क्या किया, सबसे पहले हमने अपने जेंगो को इंस्टॉल किया, फिर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसकी एक आउटर फाइल बनी। ये देखिए प्रोजेक्ट बनाया क्लास 12th, इसकी एक आउटर फोल्डर बना, आउटर फोल्डर के अंदर एक इनर फोल्डर बना, ठीक है। इनर फोल्डर के साथ manage.py आया, हमने अपना सर्वर चेक करके देख लिया। उसके बाद हमने टेम्पलेट बनाया, टेम्पलेट में हमने HTML फाइल बना दी। फिर हमने एक ऐप स्टार्ट किया स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर देखिए अपने आप चीज़ें आ गई। अब मुझे क्या करना है, टेम्पलेट बनाने के बाद टेम्पलेट में जैसे हमने HTML फाइल लिख ली, उसके बाद हमको 3 फाइल्स में अपनी चेंजेस करने हैं। पहली फाइल आपको उठानी है settings.py, उसमें आपको टेम्पलेट को ऐड कर देना है, रजिस्टर्ड करा देना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो इंस्टॉल्ड ऐप है उसमें स्टूडेंट नाम से एंट्री कर देनी है ताकि आपका ऐप उसमें एंट्री हो जाए। उसके बाद अब आपको क्रिएट करना है व्यूज़ के अंदर आपको ये फंक्शन बना देना है इस तरीके से, जिसमें ये फंक्शन एक रिटर्न करेगा, एक रेंडर, जिसमें एक पेज रेंडर कर रहा होगा। जो पेज आपने HTML का लिखा है वही पेज आप यहाँ पर नाम दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको URLs में एंट्री करनी है, कहाँ गया URLs वाला पेज, सॉरी URLs वाला पेज। यहाँ पर आपको जाकर व्यूज़ को ऐसे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद एक पाथ में दे देना है वो नाम जो आपको URL के साथ पास करना है, ये कुछ भी हो सकता है। और व्यूज़ के साथ आप वो फंक्शन कॉल करेंगे जहाँ से आप HTML पेज को रेंडर करवा रहे हैं। उसके बाद आपने सर्वर स्टार्ट किया, रन सर्वर करके। सर्वर स्टार्ट करने के बाद आपने ये URL यहाँ पर पास कर दिया, तो आपको ये वेब पेज देखिए यहाँ पर दिखने लग गया, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पर ये शो हो गया, चूँकि ये मैं आपको करके दिखा रहा था और यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन में अवेलेबल है, तो आप लोग भी ये करके देख सकते हैं, है ना। अब ये था हमारा जेंगो एप्लीकेशन का पहला पार्ट जो आज का वीडियो मैंने बनाया। इसमें सिर्फ मैंने आपको ये सिखाया कि कैसे हम लोग अपने जेंगो को कॉन्फ़िगर करते हैं, जेंगो को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर ऐप कैसे बनाते हैं, और ऐप के साथ हम अपने ऐप जो HTML पेज है उसको कैसे हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग दूसरा इसका पार्ट बनाएंगे सेम इसी चैप्टर का। अभी मैंने आधा हिस्सा कवर किया है, बाकी के आधे हिस्से में हम लोग क्या करेंगे,
हम लोग सीखेंगे वेब पेजेस में डिफरेंट कंपोनेंट्स को डालना और वेब पेज पर कलेक्ट किए गए डेटा को सर्वर तक कैसे भेजें ये भी सीखेंगे। और गेट मेथड और पोस्ट मेथड का प्रयोग करना सीखेंगे अगले वीडियो में। तो फिलहाल हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा, वेब पेज को डिस्प्ले करना, जिस प्रोजेक्ट बनाना सीखा, ऐप बनाना सीखा और टेम्पलेट के द्वारा वेब पेज बनाना सीखा। ठीक है, तो ये था हमारा जेंगो बेस्ड वेब एप्लीकेशन पार्ट 1। 2 के लिए आप 2-3 दिन वेट करिए, उसके बाद मैं पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगा। अभी मैं इसका प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा हूँ, तब तक के लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। लेकिन आप लोग ये प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए क्योंकि यही सबसे ज़्यादा टेक्निकल पार्ट था। इसके बाद बहुत आसान है, सबसे ज़्यादा टेक्निकल पार्ट यही था। तो आप लोग हमारे इस चैनल पे बने रहिए और हमारे ब्लॉग को ज़रूर फॉलो करिए pythontrends.wordpress.com। यहाँ पर आपको इस वीडियो की लिंक और ये प्रेजेंटेशन की लिंक और इंग्लिश प्रेजेंटेशंस की लिंक और क्वेश्चन पेपर, ढेर सारा मटेरियल 11th और 12th के लिए आपके पास ये अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका दोस्त संजीव भदौरिया। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं और कुछ नया सीखते हैं।